नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का केशव क्लासेस डॉक्टर की एक और फर्स्ट क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको देने वाला हूं कलाम एकेडमी का जो माइनर टेस्ट फर्स्ट हुआ था, थर्ड ग्रेड टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज का, जो 11 अगस्त 2025 को हुआ था। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा साइंस एंड मैथ का लेवल 2, जिसका टाइम था 2.5 घंटे का और अधिकतम अंक थे 300। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान में निम्नलिखित स्थलाकृति उत्तर से दक्षिण में उनकी अवस्थिति का सही क्रम कौन सा है। आपके पास भौमट, दरियन, नाली, उपरमाल दे रखा था, जिसमें से उत्तर में सबसे उत्तर में नाली है, फिर उसके बाद दरियन, फिर आपका उपरमाल, तब आएगा भौमट। यानी कि 3 2 4 1, 3 2 4 1। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका फोर्थ। मैंने साथ में जो इसके आंसर हैं उनको भी मार्क कर रखा है येलो कलर से, तो आप देख सकते हैं। यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो चौथा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में बनास बेसिन का अधिकांश विस्तार है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टोंक जिले में बनास बेसिन का अधिकांशतः विस्तार है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के धरातली स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको गलत कथन सेलेक्ट करना है। तो अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, ये भी सही था। और बालुका, पश्चिमी बालुका मैदान 33 सागर का अवशेष है, ये भी सही था। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तार का भाग है, ये भी सही था। यहाँ जो गलत ऑप्शन था वो सेकंड था, क्योंकि उसमें दे रखा था उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, जबकि उत्तर पूर्वी मैदान में सिंधु नदी से कोई लेन देन है नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन था यहाँ पे सेकंड। अगला प्रश्न है, मुकंदरा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। यानी मुकंदरा पर्वत श्रेणी आड़ोती का भाग है, जिसमें सर्वोच्च शिखर किस क्षेत्र में पड़ता है, वो पड़ता है चंदवाड़ा क्षेत्र में। करेक्ट ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से झालावाड़ पठार के संदर्भ में असत्य कथन है। यानी कि इनमें से जो गलत कथन है वो आपको सेलेक्ट करना है झालावाड़ पठार के संबंध में। तो झालावाड़ पठार मालवा का पठार का उत्तरी भाग है, ये भी सही है। यह पठार संभवतः 450 मीटर ऊंचाई का है, ये भी सही है। यह पठार सर्वत्र धरातली एक रूपता नहीं रखता, ये भी सही है। और गलत है इसका उत्तरी पश्चिम भाग गंगाधार उच्च भूमि कहलाता है, ये आपका गलत था। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सेकंड। अगला प्रश्न है आपका, तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो तारा बालू का स्तूप दोस्तों आपको पता ही है, मोहनगढ़, जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर में पाए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका फर्स्ट, मोहनगढ़, जैसलमेर व सूरतगढ़ गंगानगर में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के शिखरों का समूह सही समूह है। यानी कि ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में 4 समूह हैं, उनमें से वो समूह आपको सेलेक्ट करना था जिसमें सभी अरावली पर्वत श्रृंखलाएं, यानी समूह की सभी श्रृंखलाएं 1000 मीटर से अधिक थीं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका थर्ड, यानी ऋषिकेश, कमलनाथ की पहाड़ी, देलवाड़ा। तो ऋषिकेश 1070 मीटर की ऊंचाई थी, कमलनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई है 1001 मीटर और देलवाड़ा पहाड़ी या पर्वत की ऊंचाई है 1442 मीटर। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन थर्ड सही था। जबकि औरों के बारे में बात करें, अदर ऑप्शंस के बारे में, तो कुंभलगढ़ 1224 सही है, लेकिन लीलागढ़ और सज्जनगढ़ 1000 मीटर से कम थे। लीलागढ़ 874 और सज्जनगढ़ 938। सेकंड ऑप्शन नागपानी, दूर, मरायजी, सायरा, तो ये सभी ऑप्शन 1000 मीटर से कम थे तीनों की तीनों। और फोर्थ ऑप्शन रोजा बाखर, जरगा, गोगुंदा, तो ये जो रोजा बाखर है वो 730 मीटर, यानी ये भी 1000 से कम। जरगा जरूर है, वो 1431 है, लेकिन गोगुंदा 840 है। तो इनमें जो थर्ड ऑप्शन है ऋषिकेश, कमलनाथ की पहाड़ी, देलवाड़ा, ये तीनों ही ऑप्शन जो पर्वत श्रेणी के हैं वो 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले हैं, यही हमें सेलेक्ट करना था। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो मालपुरा करौली का मैदान बनास बेसिन का भाग है।
अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर समूह उत्तरी अरावली से संबंधित है? तो उत्तरी अरावली से संबंधित है आपका सिरावास व बवाई। सेकंड ऑप्शन सही रहेगा इसमें। यह सिरावास व बवाई ये जो पर्वत शिखर हैं वह उत्तरी अरावली क्षेत्र में आते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सेकंड। अगला ऑप्शन प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्व के मैदान से संबंधित असत्य कथन आपको सेलेक्ट करना है। तो यह प्रदेश भू आकृतिक रूप से विविधता युक्त है, यह भी सही था, लेकिन इस प्रदेश के बनास बाणगंगा बेसिन के उत्तरी भाग को मेवाड़ का मैदान कहा जाता है, ये गलत था। उत्तरी भाग को नहीं कहा जाता मेवाड़ का मैदान, ये दक्षिणी भाग आ जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड। थर्ड में पूछे बताया गया इस प्रदेश के को प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के 56 मैदान का भाग से जाना जाता है, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन में इस मैदान में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां बनास बाणगंगा माही सोम जाखम चंबल आदि हैं, तो ये भी ऑप्शन सही था। तो गलत ऑप्शन था सेकंड। अगला प्रश्न है, बूंदी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? तो बूंदी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है संतूर। करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलाकृति भूदृश्य में से असंगत युग्म की पहचान करें, यानी इनमें से जो असंगत है युग्म है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो रेग जो है थर्ड ऑप्शन रेग वो असंगत ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ बताया गया है कि रेतीला मरुस्थल, जबकि रेग रेतीला मरुस्थल नहीं होता। डाढ़ मरुस्थलीय प्रदेश का में स्थायी झील है, ये भी सही है। इंसेलबर्ग अवशिष्ट पहाड़ियों को कहा जाता है, ये भी सही। नेब का झाड़ियों के साथ निर्मित बालों का स्तूपों को कहा जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ जो गलत ऑप्शन है वो है थर्ड, यानी कि रेग असंगत युग में है ये। तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है, मेवल क्या है? तो मेवल डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य पर्वतीय क्षेत्र है, उसे अपन मेवल कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सेकंड। अगला प्रश्न है, अरावली को दक्षिणी पूर्वी पठार से अलग करने वाला भ्रंश दरार है, यानी अरावली से दक्षिणी पूर्वी पठार को अलग करता है महान सीमा अपभ्रंश या भ्रंश। महान सीमा अपभ्रंश जिसे अपन ग्रेट बाउंड्री फॉल्स कहते हैं, GBF कहते हैं, महान सीमा अपभ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पठारों के पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित क्रम की पहचान कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ जो सही उत्तर है सेकंड हाड़ौती परमाल लसाड़िया भौराट आबू, ये ऑप्शन करेक्ट है। कई विद्यार्थी भौराट और लसाड़िया में अंतर नहीं कर पाए, पहचान नहीं पाए, तो फोर्थ ऑप्शन को सही माना। जबकि हाड़ौती पूरब में आती है, फिर उससे पश्चिम में उपरमाल, फिर लसाड़िया, फिर भौराट और आबू इन ऑप्शन में सबसे पश्चिम में आती है। पूर्वी हाड़ौती, उसके बाद पश्चिम उपरमाल, उसके बाद लसाड़िया भौराट आबू, यानी आबू सबसे पश्चिम में, हाड़ौती सबसे पूर्व में। करेक्ट ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है, राजस्थान के हमादा मरुस्थलीय प्रदेश की शैल निम्नलिखित में से किस भूगर्भिक काल की है? तो वह जुरासिक व इयोशीन काल की है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका फोर्थ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण पूर्वी पठार का भाग नहीं है। तो साबाद उच्च भूमि दक्षिण पूर्वी पठार का भाग है, हाड़ौती प्रदेश का। डग अंगाधार क्षेत्र ये भी है। अर्धदंडाकार पर्वत श्रेणियां हाड़ौती में पाई जाती हैं, दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती हम जैसे कहते हैं। देवगढ़ का पीडमांट मैदान या हाड़ौती में या दक्षिण पूर्वी पठार में नहीं आता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका फोर्थ। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बालों का स्तूप को जीवाश्म शेष बालों का स्तूप माना जाता है? यानी प्रश्न पूछ रहा है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बालों का स्तूप को जीवावशेष बालों का स्तूप माना जाता है? तो अवरोधी बाल का स्तूप को जीवावशेष बालों का स्तूप के रूप माना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ। अगला प्रश्न है,
विंध्यन कगार भूमि प्रमुखतः निर्मित है, तो विंध्यन कगार भूमि प्रमुखतः बालू का पत्थर व सेल से निर्मित है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका थर्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी गलत सुमेलित है, तो लूनी बेसिन नहर ये भी सही है, शेखावाटी प्रदेश जोहड़ ये भी सही है, घग्गर मैदान नाली ये भी सही है, लेकिन नागौरी उच्च भूमि डोरा पर्वत ये गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका थर्ड, क्योंकि डोरा पर्वत जालौर में आता है, तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, तो डोरा पर्वत जालौर, कमली घाट राजसमंद, हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर, हाथी नाल उदयपुर, तो यहाँ आपका है फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, यानी 4 3 2 1, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका 4 3 2 1 थर्ड। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में असत्य कथन पहचान कीजिए, यानी अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में 4 कथन दे रखे हैं, उनमें से एक गलत कथन को आपको सेलेक्ट करना है। तो यह पर्वतमाला यह वर्तमान में अपशिष्ट पर्वत के रूप में जी बिल्कुल सही है, पहले वलित थी अब अपशिष्ट है। यह मरुस्थल के पूरी विस्तार को रोकती है, ये भी सही है, यह मरुस्थल के विस्तार को रोकती है, सीमित करे रखे है। इसका निर्माण टर्शी युग में हुआ, ये गलत था, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है, जिसको का निर्माण काल बताया जाता है प्री कैम्ब्रियन काल, तो ये ऑप्शन गलत है, तो यही आपका सही रहेगा। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में विस्तृत है, ये सही है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ रहेगा थर्ड। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए, तो थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बालू का पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है, सही है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, स्नीस और क्वार्टर शैलों से लाल लोम मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये भी सही है। दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये भी सही है, लेकिन दक्षिणी भाग में फॉस्फेट शैलों के क्षरण से मिश्रित लाल काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये गलत है, तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका फोर्थ रहेगा। अगला प्रश्न है, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों के अधिकांश निम्नलिखित किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो सिरोही, पाली, भीलवाड़ा तथा उदयपुर के अधिकांश भाग में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है, तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें फर्स्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रकार या जिला सम्मिलित नहीं है, गलत सम्मिलित आपको सेलेक्ट करना है, तो रेवरिना गंगानगर सही है, जेप्सीफेरस बीकानेर सही है, सीरोजम हनुमानगढ़ चूरू में नहीं होता, ये गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड। स्लेटी, भूरिया, जालोरी, पाली ये भी सही है, तो यहाँ जो गलत युग में है वो आपका थर्ड। अगला प्रश्न है, उदयपुर तथा कोटा जिले में अधिकांशतः है पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है, सम्मिलित कीजिए मिट्टी के प्रकार, तो एरिडोसोल शुष्क शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। इंसेप्टिसोल अशुष्क आर्द्र में पाई जाती है। अल्फिसोल उपाद्र और आर्द्र में पाई जाती है। वर्टिसोल हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, यानी आर्द्र एवं अत्यार्द्र में पाई जाती है, तो 1 2 3 4 यहाँ करेक्ट ऑप्शन रहेंगे, तो 1 2 3 4 करेक्ट ऑप्शन है आपका सेकंड। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी मृदा क्रोमोस्टर्स उपमृदाकरण का विशेष महत्व है, तो वर्टिसोल्स श्रेणी में आती है, तो फोर्थ का वर्टिसोल्स का अधिक महत्व है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मृदा की समस्या है, मृदा अपरदन समस्या, मृदा अपकर्षण, ये सभी समस्याएं, तो उपरोक्त सभी यहाँ करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इस मिट्टी का निर्माण भौतिक अपक्षय व अधिक तापांतर से हुआ है। कथन फर्स्ट सेकंड है, मृदा की जल धारण क्षमता न्यूनतम होती है, यानी ये मृदा के 2 गुण दे रखे, जिनमें से कौन सी मृदा में पाए जाते हैं ये दोनों गुण, तो ये दोनों गुण पाए जाते हैं मरुस्थलीय मृदा में, तो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा फर्स्ट मरुस्थलीय मृदा। अगला प्रश्न है,
काली मृदा मानी जाती है, तो काली मृदा रेंगुर मिट्टी मानी जाती है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सेकंड। अगला प्रश्न है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में एरिडोसोल और एंटीसोल मृदा पाई जाती है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट। अरावली के पश्चिम में ये दोनों मृदाएं पाई जाती हैं, जो राजस्थान के अधिकांश भाग पर होती हैं, या हम कह सकते हैं राजस्थान के अधिकांश भाग को घिरे हुए हैं। अगला प्रश्न है, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी के संबंध में कौन सा सत्य कथन है, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यह मिट्टी राजस्थान के अलवर भरतपुर के उत्तरी भाग और गंगानगर जिले के मध्य भाग में पाई जाती है, सही है। यह जो गलत है, इस मिट्टी में चावल मक्का की खेती की जाती है, ये गलत है, क्योंकि इस मिट्टी में चावल मक्का की खेती नहीं की जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल और भूरा होता है, ये भी सही है। इस मिट्टी में चूना, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, ये भी सही है। तो गलत हमें सेलेक्ट करना, तो थर्ड जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है। तो अगला नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपयुक्त जिला युग्म की पहचान करें। यहाँ लाल पीली मृदा पाई जाती है, तो लाल पीली मृदा अजमेर, राजसमंद व पाली में पाई जाती है, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका फर्स्ट। अगला प्रश्न है, रेतीली और बलुई दोमट मृदा के कितने भूभाग पर विस्तृत है? तो रेतीली और बलुई मृदा राजस्थान के कुल लगभग 2/3 भाग पर स्थित है, यानी कि अरावली के पश्चिम में है। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न साइकोलॉजी से है, साइकोलॉजी के पार्ट से। अभी जितने भी प्रश्न थे 35 प्रश्न मैंने बात की हैं, तो बताए हैं, वो सभी 35 के 35 प्रश्न राजस्थान की ज्योग्राफी से थे। अब आते हैं आपके साइकोलॉजी के टॉपिक पर। तो इसमें फर्स्ट प्रश्न है साइकोलॉजी का, यानी कि टोटल प्रश्न संख्या 36, लेकिन साइकोलॉजी का फर्स्ट है। 36 क्वेश्चंस में दे रखा है, एक संगीतज्ञ को संगीत प्रस्तुत करना चाहिए, कलाकार को चित्रकारी करनी चाहिए और कवि को कविता लिखनी चाहिए, अर्थात एक व्यक्ति को वह होना चाहिए जो वह हो सकता है। मैस्लो का कथन किस आवश्यकता की पूर्ति की बात करता है? तो मैस्लो का यह कथन आत्मसिद्धि की आवश्यकता की पूर्ति करता है, यानी आपकी जो सिद्धि है वही आपको होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन रहेगा फर्स्ट, आत्म सिद्धि। अगला प्रश्न है, वह सुदृढ़ और अचल उत्तेजक जो प्राणी में समायोजन की अनुक्रिया की मांग करता है कहलाता है, तो वह अंतर्नोद कहलाता है। तो सेलेक्ट ऑप्शन है आपका, करेक्ट ऑप्शन है सेकंड। अगला प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया में अविरणा की भूमिका के संबंध में असत्य कथन है। तो अधिगम प्रक्रिया में अविरणा की भूमिका के संबंध में असत्य कथन है आपका सेकंड। प्रेरणा छात्र की रुचि को बढ़ाती है किंतु अवधान निर्माण में सहयोग नहीं है, ये कथन गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा सेकंड। जो फर्स्ट ऑप्शन है, प्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित, निर्देशित, परिवर्तित करती है, ये सही है। थर्ड ऑप्शन है, प्रेरणा परिणाम के ज्ञान से भी प्राप्त होती है, ये भी सही है। प्रेरणा अधिगम प्रक्रिया की व्यवस्थापन का महत्वपूर्ण कारक है, ये भी सही है। तो गलत ऑप्शन रहेगा आपका सेकंड। अगला प्रश्न है 39 नंबर क्वेश्चन संख्या। मनोज लाइब्रेरी में लगातार पढ़ता रहता है, उसकी टेस्ट सीरीज में भी अच्छी रैंक चलती है, मगर फिर भी वह परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। जब उसके दोस्त पूछते तो वह बस इतना कहता है कि अपना इरादा सिलेक्शन का नहीं, रैंक का है, क्योंकि अच्छी रैंक आने पर गृह जिले में नियुक्ति मिलती है। मनोज की अभिप्रेरणा को किस वैज्ञानिक के सिद्धांत से बेहतर समझा जा सकता है? यानी मनोज लाइब्रेरी में लगातार पढ़ता है, उसकी टेस्ट सीरीज में भी अच्छी रैंक आती है, और जब उसके दोस्त पूछते हैं कि आप इतना क्यों पढ़ते हो, आपका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो मनोज कहता है कि मेरा इरादा सिलेक्शन का नहीं, रैंक का है, जिससे मुझे मेरा जो गृह जिले में पोस्टिंग मिले। तो यह सिद्धांत ब्रूम का है, ब्रूम के सिद्धांत को बेहतर रूप से समझाता है यह कथन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सेकंड, फोर्थ ब्रूम। नेक्स्ट प्रश्न है
व्यक्ति की योग्यता प्रेरणा पाकर विकसित होती है जो उपलब्धि में सहायक होती है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? यानी कथन है व्यक्ति की योग्यता प्रेरणा पाकर विकसित होती है जो उपलब्धि में सहायक होती है, तो यह कथन है वुडवर्थ का। थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के आरंभ का समय माना जा सकता है। यानी यहाँ ध्यान देने की बात है कि स्किनर के अनुसार पूछ रहा है, तो स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के आरंभ का समय माना जा सकता है अरस्तु का जो काल है उसको, अरस्तु से। तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, असत्य कथन बताइए। यानी स्टीफन ने शिक्षा मनोविज्ञान को शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन बताया, यह भी सही है। क्रोव ने शिक्षा मनोविज्ञान को जन्म में से वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करना बताया, ये भी सही है। कार्ल शिक्षा मनोविज्ञान में वैज्ञानिक सिद्धांत व खोज का शिक्षा में प्रयोग मानते हैं, ये भी सही है। लेकिन नाल एवं अन्य शिक्षा मनोविज्ञान को मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थिति में अध्ययन मानते हैं, यह गलत ऑप्शन है और गलत ऑप्शन को सेलेक्ट करना था। तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, एक विचार जो मनोविज्ञान में निरीक्षण और मापन पर बल देता है जिसने बाल मनोविज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित किया, यह संप्रदाय है व्यवहारवाद का। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा थर्ड। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सटीक विचार है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सटीक विचार है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रगति का वैज्ञानिक है, सही है। शिक्षा मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है, ये भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान नियामक नहीं है, ये भी सही है। तो सभी करेक्ट ऑप्शन रहेगा फोर्थ। प्रश्न है, एक छात्र परी रोज स्कूल में संगीत कक्षा में भाग लेती है। वह कहती है मुझे संगीत से सच्चा सुकून मिलता है, लेकिन अगर मैं यह क्लास मिस कर दूं तो मुझे 100% अटेंडेंस का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जो मुझे स्कॉलरशिप के लिए जरूरी है। नीचे दिए गए में से कौन सा कथन परी की अभिप्रेरणा की प्रकृति को सबसे सटीक रूप से विश्लेषित करता है? तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन रहेगा थर्ड। परी के व्यवहार में दोनों प्रकार की प्रेरणाएं सक्रिय हैं, यानी आंतरिक भी सक्रिय है क्योंकि उसकी संगीत कक्षा में रुचि है, और बाहरी इस कारण से क्योंकि वह सर्टिफिकेट लेना चाहती जिससे उसे स्कॉलरशिप मिली। तो यह एक मिश्रित प्रेरणा की स्थिति है, आंतरिक और बाह्य दोनों। अगला प्रश्न है, कक्षा में एक बच्चा पढ़ते समय शब्दों को उल्टा पढ़ता है, जैसे वाज को WAS को SAW पढ़ता है, डॉग को गॉड पढ़ता है। वह अन्य विषयों में सामान्य प्रदर्शन करता है पर पढ़ने में परेशानी होती है। सबसे उपयुक्त निष्कर्ष क्या रहेगा? यानी उसको पढ़ने में समस्या हो रही है तो उससे हम कह सकते हैं डिसलेक्सिया हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्थिति को लर्निंग डिसेबिलिटी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? तो डिसलेक्सिया लर्निंग डिसेबिलिटी की श्रेणी में आता है, डिस्ग्राफिया भी लर्निंग डिसेबिलिटी की श्रेणी में आता है, डिसकैल्कुलिया भी लर्निंग डिसेबिलिटी की श्रेणी में आता है, श्रवणित बाधित होना यह लर्निंग डिसेबिलिटी की श्रेणी में नहीं आता, यह आता है बॉडी डिसेबिलिटी की श्रेणी में। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका फोर्थ। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र गणित में सामान्य से बहुत पीछे है जबकि अन्य विषयों में उसका प्रदर्शन अच्छा है तो एक संवेदनशील शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में उसे उसकी अधिगम अक्षमता की जांच करवानी चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका थर्ड। अगला प्रश्न है,
विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार लर्निंग डिसेबिलिटी को क्या माना गया है? तो 2016 में जो माना गया था मान्यता प्राप्त विकलांगता। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। और 50वें नंबर का प्रश्न है, डिसलेक्सिया बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या हो सकती है? तो डिसलेक्सिया बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि हो सकती है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री मल्टी सेंसस टेक्निकी का प्रयोग करना। तो थर्ड ऑप्शन रहेगा करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों 50 प्रश्न हो चुके हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही सारे माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, फाइनल टेस्ट, प्री थर्ड ग्रेड टेस्ट सभी आपके साथ साझा करूँगा। और आपको पता ही दोस्तों इसमें कितनी मेहनत लगती है, तो इसलिए वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, कोई समस्या है तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक मटर के पौधे में लंबे डंठल टी का गुण वर्चस्वी है जबकि बौने डंठल स्मॉल टी का गुण अप्रभावी है। अगर दो हेटेरोजाइगस लंबे पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ किया जाए तो बौने पौधे का आनुवंशिक अनुपात प्राप्त होगा। तो बौने पौधे इस स्थिति में 25% प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न है, मेंडल के किस नियम के अनुसार किसी लक्षण के लिए दो जीन एक दूसरे से अलग होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं? तो पृथक्करण के नियम के कारण। तो ऑप्शन सेकंड रहेगा करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण ही वंशक्रम है किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो जेम्स ड्रेवर ने दिया था। किसने दिया था? जेम्स ड्रेवर का कथन है यह। अगला प्रश्न है, माता पिता के बीज कोषों में विशिष्टताएं होती हैं, इनमें उपस्थित अनेक पितृकों के कारण विभिन्न संयोजन से संतानों का निर्माण होता है। सोरेनसन का यह कथन वंशक्रम के किस नियम की ओर संकेत करता है? तो सोरेनसन का यह कथन भिन्नता के नियम की ओर संकेत करता है। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका सेकंड। असत्य कथन को छाटिए। तो असत्य कथन संयुक्त कोष में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, सही है। मातृ पितृ कोष में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ये गलत है। तो असत्य कथन सेकंड ही है। थर्ड, संतान का निर्माण एक कोष में होता है, सही है। जीवन के सभी गुण वंशक्रम में हैं, इनका प्रकट होना वातावरण पर निर्भर करता है, ये भी सही है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैक्षिक मनोवैज्ञानिक प्रगति का वर्णन नहीं करता? तो यह शिक्षार्थियों के व्यवहार और अनुभवों का अध्ययन करने का प्रयास करता है, यह भी करता है। यह शैक्षिक लक्ष्यों और शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को परिभाषित करता है, ये गलत है। यह उन तकनीकों का वर्णन करता है और आवश्यक ज्ञान प्रदान करता है जिनके द्वारा लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है, ये सही है। यह शिक्षा के मूल्यों को प्रदान करने से संबंधित है, यह गलत है। यह अधिगम प्रक्रिया की बेहतर समझ को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। तो यहाँ आपको ऑप्शन सेकंड और फोर्थ शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रगति का वर्णन नहीं कर रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका जिस ऑप्शन में सेकंड और फोर्थ दे रखे होंगे, 2 और 4। तो फर्स्ट ऑप्शन केवल 2 और 4 ये सही है आपका। अगला प्रश्न है, माला को दूसरों से जुड़ने में कठिनाई होती है, वह अपनी भावनाओं को साझा नहीं कर पाती और दूसरों की भावनाओं के प्रति उदासीन रहती है। उसकी बोलने की शैली में विचलन है और शरीर की हरकतें रूढ़िवादी हैं। उसे संभवतः कौन सा विकार है? तो उसे ऑप्टिज्म हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा फर्स्ट, ऑप्टिज्म की स्थिति में ऐसा देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति शक्ति या सामर्थ्य का बोध प्राप्त करने के लिए खेल सितारों की कहानी पढ़ता है अथवा किसी लोकप्रिय व्यक्ति के साथ संलग्न होता है। शक्ति अभिप्रेरक अभिव्यक्ति हेतु मैक्सीलैंड के अनुसार यह कौन सी विधि है? तो ये बाहरी स्रोत है क्योंकि वो पढ़ी तो रहा है उनके बारे में, अंदर से थोड़े ना आ रहा है कुछ। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका फर्स्ट।
अगला प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी की शिक्षक के लिए शैक्षिक निहितार्थ आशय एजुकेशन इम्प्लीकेशंस निम्नलिखित में से कौन से हैं? शैक्षिक मनोविज्ञान ने शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करने के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान की, ये सही है। छात्रों को समझने के पश्चात यह शिक्षण दिगम की प्रक्रिया में सुधार करने में मदद करता है, सही है। यह शिक्षक में बुद्धि लब्धि के विकास में सहायक है, गलत है। यह शिक्षक का परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते सुधारने में मदद करता है, गलत है। यह शिक्षक का छात्रों की समस्याओं को समझाने में और व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करने में मदद करता है, सही है। तो यहाँ आपको फर्स्ट, सेकंड और पांचवा सही है। तो ऑप्शन फोर्थ इसमें सही है, केवल 1, 2, 5। अगला प्रश्न, सत्य कथन ज्ञात कीजिए। तो जैविक और मनोसामाजिक अभिप्रेत एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, सही है। कोई अभिप्रेत पूर्णतः जैविक या पूर्णतः मनोसामाजिक नहीं हो सकता, हो सकता है भाई, नहीं हो सकता, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कथन सही हैं, 1 व 2। ये करंट का ऑप्शन है, प्रश्न है जो 61 नंबर प्रश्न है, करंट का है। प्रश्न है, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार की नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। तो यह परियोजना राजस्थान के 29 जिलों में विस्तृत है, गलत है, क्योंकि 29 जिलों में नहीं 19 जिलों में विस्तृत है राजस्थान के। तो फर्स्ट तो आपका गलत ही है। सेकंड बी, यह परियोजना अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र में हरियाली का विस्तार करने की एक प्रमुख पहल है। तो इसमें सत्य कथन बी है, तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड। फर्स्ट में 29 दे रखा है, अगर 19 होता तो सही होता, क्योंकि 19 जिलों में विस्तृत है यह। अगला प्रश्न है, चार जून 2025 को राजस्थान के मैनार को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट की सूची में सम्मिलित किया गया है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उदयपुर जिले में स्थित एक मानसूनी वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, सही है। इसे वर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है, सही है। यह वेटलैंड राप्ती नदी व विजय सागर तालाब से मिलकर बना है, गलत है। तो केवल ए और बी सही रहेगा। यह भी करंट का ही प्रश्न है। नवंबर 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन राजस्थान के किन 2 संस्थानों की मेजबानी में करवाया जाना प्रस्तावित है? तो पूर्णिमा विश्वविद्यालय जयपुर व राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, ये इसको करवाएंगे मेजबानी, उनकी मेजबानी में होगा। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2025 हेतु राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार भोगीलाल पाटीदार को प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया? तो पकेरुवन्नी पीरा कृति के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका सेकंड। अगला प्रश्न है, जून 2025 में चांगवॉन दक्षिण कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 में राजस्थान के किस खिलाड़ी के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो रुद्रांश खंडेवाल ने स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका सेकंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर राजस्थान की रिक्त स्थान को भारतीय मसाला बोर्ड के अंतर्गत आधिकारिक रूप से 53वें मसाले के रूप में अधिसूचित किया है। तो वो है पान मेथी। कौन है? पान मेथी। करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, सरदार शहर चूरू में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र निम्न में से किसके नियंत्रण में है? तो गांधी विद्या मंदिर के नियंत्रण में है। सेकंड ऑप्शन सही है।
राज्य में निम्न में से किस स्थान पर पशुधन अनुसंधान स्टेशन नहीं है? तो केसवाना जालौर में नहीं है, चंदना जैसलमेर में भी है, भुजुंदा चित्तौड़गढ़ में है, सरमथुरा धौलपुर में भी है, लेकिन केसवाना जालौर में नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका थर्ड, क्योंकि नहीं ही पूछा है। असम्मिलित की पहचान कीजिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है, जिसमें अनुसंधान स्टेशन दे रखे हैं और संबंधित कृषि जलवायु प्रदेश दे रखा है। तो बीकानेर आईसी जलवायु प्रदेश में आता है, फतेहपुर भी आता है, सही है। यहाँ थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है, असम्मिलित है। अगला प्रश्न है, पिलानी में स्थित किस केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित किसके घटक प्रयोगशाला है? सीरी के बारे में पूछ रहा है, तो CSIR सेकंड करेक्ट ऑप्शन है। राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र की स्थापना निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र की स्थापना। अगला प्रश्न है, और ये कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, बड़ा लोकप्रिय प्रश्न है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना वर्ष 1962 में और मालपुरा, यह हम कह सकते हैं अविका नगर टोंक में की गई। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका 1962 मालपुरा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। 73 नंबर प्रश्न पे आ गए दोस्तों। एनर्जी बहुत खर्च होती है, मेहनत लगती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बच्चों के साथ में, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके साथ ऐसे ही प्रश्न माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, फाइनल टेस्ट, प्री टेस्ट शेयर करता रहूं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक घटक है। बिल्कुल घटक है, सही है। 1974 में मरुस्थलीय वनरोपण अनुसंधान केंद्र के रूप में इसकी स्थापना हुई। गलत है। यह देश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसे शुष्क क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र के मुद्दों पर विशेष रूप से अनुसंधान करने का अधिकार है। बिल्कुल सही। तो ए और सी सही है। यहाँ पे इसमें गलत देखना था, असत्य को कथन को पहचानना था, तो सेकंड ऑप्शन यानी बी गलत है, केवल ए और सी तो सही है। ICAR के अधीन राजस्थान में कितनी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना संचालित हैं? तो 3। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कृषि फार्म जैसर सिंह की स्थापना 1962 में किसके सहयोग से हुई थी? तो कनाडा के सहयोग से हुई थी। ये भी बड़ा लोकप्रिय प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है, चौपासनी जोधपुर में निम्न में से कौन सा अनुसंधान संस्थान है? तो चौपासनी जोधपुर में राजस्थानी शोध संस्थान है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म सूरतगढ़ निम्न में से किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? सबसे उपयुक्त विकल्प, यानी इसमें कुछ नस्ल हैं जो सूरतगढ़ केंद्रीय प्रजनन फार्म में हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध, सबसे उपयुक्त थारपारकर यांत्रिक कृषि फार्म कोटा की स्थापना कब हुई थी? तो 1978 में हुई थी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र जोधपुर में, आयुर्वेद केंद्रीय अनुसंधान संस्था जयपुर में, राज्य भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला जोधपुर में, सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र बीकानेर में। तो इस प्रश्न में बच्चों ने गलती क्या की है कि राज्य भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला को टोंक से कर दिया है। किससे कर दिया है? टोंक से सम्मिलित कर दिया है, जबकि टोंक में नहीं, राज्य भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला जोधपुर में। टोंक में जो है वो भेड़ व बकरी, भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र है, मालपुरा अविका नगर टोंक में। तो ये गलती की थी। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो आपका है सेकंड, ए में सेकंड, बी में थर्ड, सी में सेकंड और डी में फर्स्ट, यानी थर्ड सेकंड, थर्ड सेकंड फर्स्ट। ये बड़ा सरल प्रश्न पूछा है, जैसे L1 में पूछते हैं।
तो राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। ये ठीक है, लेवल का प्रश्न है। पशुधन श्रेणी, तो 19 सितंबर 2014 में पशुधन श्रेणी ऊँट है, तो ऊँट को जो मान्यता 19 सितंबर 2024 में अधिसूचना 14 में जारी हुई थी। वृक्ष को जो खेजड़ी है उसको 31 अक्टूबर 1983 में अधिसूचना जारी हुई थी उसकी। फूल रोहिणा है, उसको भी एक साथ 31 अक्टूबर 1983 में। पशु वन्यजीव श्रेणी जो चिंकारा है उसे 12 दिसंबर 1983। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका थर्ड सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रासोपिस सिनेरेरिया किसका वैज्ञानिक नाम है? वृक्ष का नाम है, यानी खेजड़ी वृक्ष है उसका वैज्ञानिक नाम है प्रासोपिस सिनेरेरिया। अगला प्रश्न है, जिस सत्य कथन की आपको पहचान करनी है, तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चिंकारा की भारतीय प्रजाति का वैज्ञानिक नाम गजेला बनेटी है? नहीं है भैया, गजेला बनेटी चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है, लेकिन भारतीय प्रजाति का नाम है गजेला। 2 बार गजेला, नॉट बनेटी। चिंकारा मुख्यतः पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है, ये भी गलत है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादातर पाया जाता है। चिंकारा प्रजनन केंद्र नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है, ये बिल्कुल सही है। करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका सी, केवल सी, थर्ड। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 21 मई 1982 की को अधिसूचना जारी कर गोंडवान को राज्य पक्षी घोषित किया। जी बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है, इसी अधिसूचना के माध्यम से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उपबंधों के अधीन घोड़ावन को पूर्णतः संरक्षित घोषित किया। ये भी सही है, क्योंकि जब 1982 में घोड़ावन को राज्य पक्षी बनाया गया तो उसकी सुरक्षा का भी दायित्व दे दिया गया ना। तो दोनों ही सही हैं। दो इसमें पूछा गया सत्य कथन, तो ना तो ये गलत है ना भी गलत है, दोनों ही सही हैं। तो या फोर्थ ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कृषि विज्ञान केंद्र राई सरसों अनुसंधान निदेशालय प्रशासनिक नियंत्रण में है? तो यहाँ दोस्तों कई बच्चों ने कुमेर भरतपुर को कर दिया है राई सरसों अनुसंधान देखते ही, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र राई सरसों अनुसंधान निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण में पूछा है, तो बानसूर अलवर के नियंत्रण में है। राई सरसों देख करके भरतपुर पहुंच गए थे अधिकांश बच्चे, वापस लौटा के अलवर लेके आया हूँ। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने किया। किस में? अपने ग्रंथ कौन से में? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। तो सेकंड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मारवाड़ी की बोली तथा उससे संबंधित क्षेत्र से सही सम्मिलित नहीं है। डाड़ी अजमेर में बिल्कुल, बाड़मेर में बिल्कुल सही है, देवड़ावाटी सुरई में, खिराड़ी शाहपुरा भीलवाड़ा में, गोड़वानी जालौर में, फलौदी में नहीं, तो गलत यही है फोर्थ। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बोली जाने वाली बोली है बागड़ी बोली, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। इस प्रदेश को बागड़ प्रदेश कहते हैं, और डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने इसको भीली बोली कहा था। अगला प्रश्न है, रागड़ी बोली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह बोली अपने कर्कशता के लिए जानी जाती है। जी बिल्कुल, रागड़ी बोली कर्कशता के लिए जानी जाती है, प्रसिद्ध है इसके लिए। यह मेवाड़ी की उपबोली है? जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रागड़ी मालवी की उपबोली है। किसकी बोली है? मालवी की है। तो गलत ऑप्शन है सेकंड, केवल फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से एक पूर्वी राजस्थान की बोली नहीं है, तो 84 भी है। पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है काठड़ी राजावाटी बोली जाती है, क्योंकि डूनाड़ी की बोली है, मेरवाड़ी नहीं है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड, ये पूर्वी राजस्थान में नहीं पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। अगला प्रश्न, वायु के 1,00,000वें घनत्व जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर पदार्थ की किस अवस्था का निर्माण होता है? तो BEC बॉर्न-आइंस्टीन कंडेंसेशन अवस्था का निर्माण होता है। यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है।
मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, पदार्थ की प्रमुखतः अवस्थाएं 3 हैं, ठोस, द्रव, गैस। उसके अतिरिक्त 2 और हैं, एक है आपका प्लाज्मा, एक है आपकी बीईसी, बॉस आइंस्टीन कंडीशन। तो यह बीईसी ही का ही गुण है जिस प्रश्न में पूछा है। इसके बाद ये अब स्टार्ट हो गए आपके प्रश्न संख्या 91 से साइंस के प्रश्न। तो इसमें पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत दर्शाता है। तो दोस्तों आपको बताइए, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहता है कि एक ही स्थिति, एक ही समय पर किसी वस्तु के की स्थिति और वेग का पता नहीं कर सकते। यह हाइजेन का अनिश्चितता का सिद्धांत कहता है। तो उसको फॉर्मूला के रूप में अपन कह सकते हैं, जो थर्ड फॉर्मूला दे रखा है वो आपका करेक्ट है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका, कि डेढ़ से प्रश्न है। निम्न में से निम्नलिखित में किसका भार सबसे अधिक होगा। तो CaCO3 के 2 मोल का भार सबसे अधिक होगा। कैलकुलेशन करके भी देख लेना। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है 2, पहले कक्ष में 2, सेकंड कक्ष में 8 और थर्ड कक्ष में 3। तो यहाँ एल्यूमिनियम में करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका फर्स्ट, 2 और 3। अगला प्रश्न, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने दर्शाया कि, क्या दर्शाया भैया रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया था ना अपना, अल्फा कण की बौछार की थी। तो फर्स्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, जी बिल्कुल सही है। नाभिक के परमाणु का द्रव्यमान धनावेशित केंद्रित रहता है, ये भी सही। नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, ये भी सही है। परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पूछा गया है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने, यानी ये ऑप्शन तो चारों ही सही है, लेकिन हमें रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में क्या ज्ञात हुआ, क्या दर्शाया था उन्होंने। तो उस स्थिति में आपका उन्होंने 2 ही चीज़ें बताई थी, नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धनावेशित केंद्र रहता है, ये बताया था, और परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, ये भी बताया था। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन में तो केवल 2 और 4 सही है। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका सेकंड, केवल 2 और 4। अगला प्रश्न, एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी असत्य है। तो किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, परमाणु के बारे में पूछ रहा है, तो ये गलत है, क्योंकि परमाणु किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई रहती है। वो रासायनिक क्रिया में भाग भी लेती है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में परमाणु नहीं रहता। रासायनिक क्रिया में भाग लेगा लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा, ये परमाणु की आधुनिक परिभाषा कहती है। बाकी तीनों तो सही हैं, आपको बता ही देता हूँ। परमाणु मूल इकाई है जिनसे अणु और आयनों का निर्माण होता है, ये बिल्कुल सही है। परमाणु सदैव उदासीन प्रकृति की होती है, ये भी सही है। सभी द्रव्य पदार्थ परमाणुओं में से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये भी सही है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। जो भी फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, नहीं, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। अगला प्रश्न है, सामान्य त्रिसंयोजी यानी 3 संयोजकता वाला परमाणु है एल्युमिनियम, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अभी मैंने बताया था 2 8 3, यानी अंतिम कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन, त्रिसंयोजकता। अगला प्रश्न है, किस परमाणुिक मॉडल के अनुसार निश्चित कक्षा में चक्कर लगातार इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। प्रश्न पूछ रहा है, किस परमाणुिक मॉडल के अनुसार निश्चित कक्षा में चक्कर लगातार इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का अवशोषण करता है और ना ही अवशोषण करता है। यह बोर के परमाणु मॉडल में बताया गया। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा थर्ड, बोर का परमाणु मॉडल यह कहता है। अगला प्रश्न है, पानी में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात होता है। तो पानी में हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 8, 1:8। विषवांगी मिश्रण है, तो ऑप्शन में जो धुआं दे रखा है वो विषवांगी मिश्रण है। O2 CO2 हवा समांगी मिश्रण का उदाहरण है। प्रश्न है काफी सरल है, कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या दी जाती है जहां n कक्षा की संख्या है। तो कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है 2n²। अगला प्रश्न है, निम्न में से बहुपरमाणुक हैं सल्फर, बहुपरमाणुक है, सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्न में से यौगिक है। तो जल यौगिक है, ग्रेफाइट, ओजोन, हीरा, अणु है। अगला प्रश्न है,
किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है, यानी किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है, उसकी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों का योग होता है द्रव्यमान संख्या। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका फोर्थ, प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, तो 63 U आएगा इसका आंसर। 107 प्रश्न है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को जल में, प्रश्न पूछ रहा है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को मोल में परिवर्तित कीजिए, तो 0.5 मोल आएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन का आवेश प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, गलत है। इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, यहाँ दे रखा है प्लस, यानी यहाँ क्या होता है माइनस, तो सही होता है, ये गलत है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम होता है, ये सही है। तो केवल 2 और 3 सही हैं और सेकंड ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें प्लस दे रखा है, माइनस दे रखा होता माइनस 1.6 × 10⁻19 कूलम, तो वह इलेक्ट्रॉन का आवेश होता, जबकि यह प्लस में दे रखा है 1+1.6 × 10⁻19 कूलम, तो यह प्रोटॉन का हो गया आवेश। अगला प्रश्न है 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कर बनाते हैं, क्या बनाते हैं भैया, यौगिक बनाते हैं। करेक्ट ऑप्शन रहेगा सेकंड। अगला प्रश्न 110 प्रश्न, 40 प्रश्न और रह गए हैं। एक तत्व X मुलायम है तथा उसे चाकू से काटा जा सकता है, यह वायु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है तथा वायु में खुला नहीं रखा जा सकता है, यह जल के साथ प्रचंड अभिक्रिया करता है, निम्नलिखित में से इस धातु को पहचानिए, यानी वो रहेगी सोडियम Na। सोडियम को मुलायम होता है, उसको चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन यह जल और वायु के साथ क्रिया करता है, इसलिए अपन इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। अगला प्रश्न है ये जो सोडियम है ना, अगर इसको खुला छोड़ दें तो वायु के साथ क्रिया करके यह पीला हो जाता है, अगर इसको जल के संपर्क में आ जाए तो ये विस्फोट कर देता है क्रिया करके। अगला प्रश्न है 111 यानी 111 प्रश्न संख्या, गलत कथन सेलेक्ट करना है मैग्नीशियम धातु के संबंध में, यानी प्रश्न पूछ रहा है मैग्नीशियम धातु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो डायरेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ, थर्ड ऑप्शन गलत है, पढ़ लेना आप स्क्रीनशॉट लेके। अगला प्रश्न है धातुएं गुणधर्मों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, बिल्कुल सही है। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाना तन्यता कहलाता है, नहीं, तन्यता तो तार के रूप में बनाना, खींच के लंबा तार बनाना तन्यता कहलाता है, और पीटकर पतली चादर बनाना आघात वर्धनीयता कहलाता है, तो सेकंड ऑप्शन गलत है। और धातुओं के सामान्य धात्विक संरस का गुण पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। सिल्वर कॉपर धातु ऊष्मा के साथ अच्छे चालक होते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ गलत ऑप्शन है सेकंड, और सही ऑप्शन है 1 3 4, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ सही रहेगा, 1 3 4 सही है, सही पूछा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असत्य कथन है, सल्फाइड अयस्कों से धातु निष्कर्षण में भर्जन का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। सिल्वर की वस्तुओं का काली होने के कारण पर सिल्वर सल्फाइड बनता है, बिल्कुल सही है, ये गलत है। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं का विषमांग मिश्रण है, ये गलत है, गलत ही पूछा है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन सी अधातु एक द्रव है, ब्रोमीन द्रव के रूप में पाई जाती है। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, बिल्कुल सही है। जो समस्थानिक क्या होते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, या हम कह सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, प्रोटॉनों की संख्या कोई हम परमाणु क्रमांक संख्या कहते हैं। तो जिनकी परमाणु क्रमांक संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिकों का रासायनिक गुण समान होता है लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये सही ऑप्शन है,
फर्स्ट। और सेकंड, एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान रहती है, या हम कह सकते हैं परमाणु संख्या समान रहती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिस कारण द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो जाती है। तो दोनों ही सही हैं, 1 व 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने में प्रयुक्त विधि है ओसाई चालन छालने को कहते हैं, जो मिट्टी से कंकड़ को करते हैं दूर। हस्तचयन, यह जैसे कि अनाज से अपन वो पत्थर या कंकड़ बीनते हैं। उद्पातन, अगला प्रश्न है, एसबी किस तत्व का प्रतीक है? एंटीमनी का प्रतीक है एसबी। निम्न में सबसे कम गलनांक वाला धातु है गैलियम। सबसे कम गलनांक वाला धातु है जो अथॉरिटी पर रखते हुए, यानी मनुष्य अपने हाथ पर रखता है तो गल जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है पिघल करके। अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है AlNO3 और कोष्टक के बाद 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नियम के द्वारा कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरा जाना समझा जाता है? आप-बाऊ के नियम के द्वारा कक्षकों का भरा जाना समझा जाता है। और ये 121 से आपके 30 प्रश्न है मैथ की, तो इनको अपन मैं डायरेक्ट आपको बोलता जाऊंगा। और मैथ वैसे आपको कैलकुलेशन से होता है, तो मैं यहाँ के कैलकुलेशन कैसे करूँ मैं आपको प्रश्न क्योंकि आंसर बताता जा रहा हूँ, आप देखते रहना आपने अपना। यहाँ 121 में थर्ड ऑप्शन सही है, देखते रहना आप। यह प्रश्न स्क्रीनशॉट ले लेना भले ही, इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन है, एक अंत रहित व पुनरावर्तित रहित दशमलव संख्या स्वरूप होगा, तो यह अपरिमेय संख्या होगी। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, तो यह सदैव अपरिमेय संख्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। x + y/2 एक परिमेय संख्या है जो x और y के बीच में स्थित होती है। असत्य कथन देखना है, तो सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं, सही है। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ये गलत है। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सही है। सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती हैं, सही है। एक अनुपात युक्त संख्या का दशमलव स्वरूप होगा, एक अंत रहित पुनरावृत्ति सही है, एक अंत रहित यहाँ थर्ड ऑप्शन सही है, 1 और 3। द्वितीय अपरिमेय संख्या के बीच में हम ज्ञात कर सकते हैं, अपरिमेय रूप से अनेक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन सही है। 29 में थर्ड ऑप्शन सही है। 30 में भी थर्ड ऑप्शन सही है। 31 में सेकंड सही है। जिनको चाहिए कैलकुलेशन करना वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चेक कर लेना अगर प्रश्न आपको ऐसा लगे कि मैं आंसर गलत बता रहा हूँ तो। ये शायद 32वां है, ये 33वां, 34वां दोनों, ये 35वां है, ये 36वां, ये 137वां है, 138वां, 39वां, 40वां, 141, 142, 143, 144 दोनों तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 45, 40, 47, 48, 49 और 50। दोस्तों ये 150 प्रश्न थे आपके कलाम एकेडमी के थर्ड ग्रेड टास्क टेस्ट सीरीज के जो माइनर टेस्ट फर्स्ट था, जो 11 अगस्त को हुआ था। ये 150 प्रश्न आए थे साइंस मैथ में, और आप चाहते हैं ऐसे ही आपके सभी टेस्ट आपको मिलते रहें, उत्कर्ष की डीपीपी मिलती रहे, कलाम के एमसीक्यू मिलते रहें, अन्य विभिन्न प्रकार के एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।